हम लोग जन संघर्ष और आंदोलन चैप्टर को पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पे क्लिक करें और उसका अध्ययन करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, देवांजी क्लासेस ऐप आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में अवेलेबल है। यदि आप हमारे सारे वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप उस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई फी नहीं रखा गया है। चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए आंदोलन कब शुरू हुआ था? नेपाल में लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए आंदोलन अप्रैल 2006 ईस्वी में शुरू हुआ था। फरवरी 2005 में ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया था। उस समय का जो प्रधानमंत्री था 2005 में फरवरी में, शेर बहादुर दुबा, उनको हटा के ज्ञानेंद्र जो है नेपाल का पूरा सत्ता का बागडोर अपने पास ले लिया था। उसके अगेंस्ट ही ये आंदोलन हुआ था जो अप्रैल 2006 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, नेपाल का अंतिम राजा कौन था? नेपाल का अंतिम राजा जो है ज्ञानेंद्र था। इसके बाद नेपाल लोकतांत्रिक राज्य बन गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेपाल देश लोकतांत्रिक देश बन गया। तो ज्ञानेंद्र जो है अंतिम राजा था और वीरेंद्र की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र नेपाल का राजा बना था। तीसरा क्वेश्चन है, नेपाल में निम्न में से नेपाल का कौन सा राजा 2001 के रहस्यमयी कत्लेआम में मारा गया था? तो 2001 के रहस्यमयी कत्लेआम में राजा वीरेंद्र मारा गया था और इसके बाद जो है ज्ञानेंद्र राजा बना था और ज्ञानेंद्र ने 2005 में प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर नेपाल का सत्ता अपने हाथों में ले लिया और 2006 के अप्रैल में एक आंदोलन हुआ और ज्ञानेंद्र को अपदस्थ कर दिया गया और वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तरफ नेपाल मूव किया उससे। और उस समय जो अंतरिम सरकार गठित हुआ था और उसका प्रधानमंत्री कोइराला साहब को, गिरिजा प्रसाद कोइराला को बनाया गया था। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में लोकतंत्र दोबारा कब बहाल हुआ? नेपाल में लोकतंत्र दोबारा कब बहाल हुआ? तो ये होगा अप्रैल 2006 में। अप्रैल 2006 में आंदोलन भी शुरू हो रहा है। 20 से 22 दिन का आंदोलन चला था, टोटल लगभग 22 दिन मान लो आप। अप्रैल की शुरुआत में आंदोलन शुरू हुई थी और 25 अप्रैल को लोकतंत्र मतलब बहाल हो गया था। राजा को हटा दिया गया था, राजा को अपदस्थ कर दिया गया था और वहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, अंतरिम प्रधानमंत्री। ठीक, अप्रैल 2006 में जो है दोबारा लोकतंत्र बहाल हो गया था नेपाल में। पांचवा क्वेश्चन है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को माओवादी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? माओवादी को नाम से जाना जाता है। SPA क्या है? SPA है सप्तदलीय गठबंधन, 7 पार्टी अलायंस है। 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन, ठीक है। और दूसरा है फेडेकोर, ऑप्शन में दिया हुआ है। फेडेकोर क्या है? बोलिविया जो देश है उनका एक संगठन है जो मुख्य रूप से जल युद्ध में जल का जो टैक्स बढ़ाया गया था उस आंदोलन में सक्रिय रहा था। ये मुख्य रूप से जो है पर्यावरणवादी, इंजीनियर और कामकाजी लोग जो है उसका ये एक संगठन है। बोलिविया का एक संगठन है जो मुख्य आंदोलन में भाग लिया था। बामसेफ का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है। बामसेफ सरकारी कर्मचारी का ये संगठन है, लेकिन ये उससे परे जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी अभियान चलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 1-2 बार इससे आ चुका है। बामसेफ जब आप बड़े क्लास में जाएंगे वहाँ भी, और 10th में भी इसका अहम 10th के बुक में भी है, 10th के क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। बामसेफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया कि नहीं चलाया, या किस प्रकार का संगठन है ये,
ये तीनों चीज़ें इससे पूछ सकता है, इसीलिए इसको ऑप्शन में रखा गया है। आप इसका अध्ययन करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पे बनाया गया था। अब दूसरा दिया है कि सतलज नदी। अब सतलज नदी के बारे में आप जानिए। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल नाम का एक बांध है सतलज नदी पे, जो भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गंगा नदी पर ऐसे तो बहुत सारे बांध हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बांध बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टिहरी बांध। टिहरी, कॉपी में नोट कर लें आप, टिहरी बांध है। और फरक्का, टिहरी और फरक्का क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता है। भीमगोड़ा बांध भी है। भीमगोड़ा एक बांध है, भीमगोड़ा बांध। ये तीन है, टिहरी, फरक्का और भीमगोड़ा। ये तीन बांध मुख्य रूप से गंगा नदी पर है, जिससे क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है। गोदावरी नदी पे श्री राम सागर बांध है। श्री राम अभी सबसे ज़्यादा चलता है, ये कोई भी इलेक्शन आ जाए श्री राम सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो श्री राम सागर बांध है, श्री राम भगवान के नाम पे है ये श्री राम सागर बांध, ठीक है, गोदावरी नदी पे है। तो आपने देखा सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। आपको उससे रिलेटेड जितना ऑप्शन था सबसे रिलेटेड करीब 5 क्वेश्चन यहाँ बनता है, आप इसे याद करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है? अब नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से जो बांध बना था सरदार सरोवर बांध, वो बांध न बने उसके लिए ही ये चला गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब कह रहा है ये किस प्रकार का आंदोलन है? दबाव समूह, लंबी अवधि का आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। ये एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, क्योंकि इसमें एक ही आंदोलन का लक्ष्य है कि जो है डैम जो बन रहा है वो बांध को न बनने दिया जाए, एकमात्र उद्देश्य है इसका। इसीलिए एक ही मुद्दे पर आधारित आंदोलन इसको बोला जाएगा। अब कह रहा है दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहते हैं? ऐसे लोगों का समूह जिनके एक समान हित और उद्देश्य होते हैं। दबाव समूह किसको होते हैं? एक समान हित और उद्देश्य, किसी का भी समान हित और उद्देश्य होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे दबाव समूह, ठीक है। ये अपनी मांग मंगवाने के लिए क्या सरकार पे दबाव बनाता है। दूसरा है लंबी अवधि का आंदोलन। लंबी अवधि का आंदोलन में क्या होता है कि जो बहुत समय तक चलता रहा, जैसे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। अब पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए आज भी चल रहा है आंदोलन, मतलब कल भी चल रहा था आंदोलन, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कभी भी पर्यावरण संरक्षण वाला जो आंदोलन है वो बंद नहीं लेगा, क्योंकि पर्यावरण धीरे धीरे कमज़ोर होगा। कोई कभी कहेगा वृक्ष लगाओ, कभी नहीं, इसीलिए उसको बोलेंगे लंबी अवधि का आंदोलन, जो बहुत लंबे समय तक चलेगा, उसको बोलेंगे लंबी अवधि का आंदोलन। तो यहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन हुआ? एक मुद्दे पर आधारित, एक ही मुद्दा है इसका, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन। 8वां क्वेश्चन है, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है। अब लोगों को एक जगह एकत्रित करता है, लोगों को एक सोच के साथ जोड़ता है। एक कोई मुद्दा ऐसा करता है जिससे पूरा समाज, पूरा जिला, पूरा गांव, पूरा राज्य का पब्लिक जो है उसके साथ हो जाए, तो उसको, और सत्ता पाने के लिए ऐसा करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें लिखा हुआ है सत्ता पाने के लिए। सत्ता कौन पाना चाहता है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के अलावा इसमें जितने ऑप्शन हैं ये लोग सत्ता नहीं पाते हैं। जैसे वर्ग विशेष का हित समूह, ये लोग क्या होता है? यूनियन बना लेगा, संगठन बना लेगा। इसको इलेक्शन लड़ने का ये आदि नहीं होता है, ये खुलकर समाज के बीच आना नहीं चाहता है। तो जितना भी है, संगठित आंदोलन हो, वर्ग विशेष समूह हो, लोक कल्याण समूह हो, ये सब क्या होता है? कभी भी खुलकर सामने आकर आपको इलेक्शन नहीं लड़ता है। ये लोग एक हित समूह में रहता है, पर्दे के पीछे से राजनीति करता है, बोल सकते हैं आप, ठीक। तो ये होगा राजनीतिक दल।
9 नंबर क्वेश्चन है, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे दबाव समूह में, क्या पढ़े थे कि ऐसे लोग जिसका हित समान हित हो, समान उद्देश्य हो। तो जब भी मजदूर का यूनियन होगा, मजदूर का संगठन होगा, वो सिर्फ मजदूर के बारे में सोचेगा और मजदूर उससे जुड़ा रहेगा। ठीक उसी प्रकार कर्मचारी का यूनियन होगा, टीचर का यूनियन होगा, तो वो सब क्या होगा, सब हित समूह है। ये क्या है, हित समूह है। राजनीतिक पार्टी इलेक्शन लड़ता है और अपनी बातों को रखता है लोगों के बीच, और फिर ये सत्ता को हासिल करने की कोशिश करता है। संगठित आंदोलन, अब आंदोलन किसको कहते हैं, तो किसी सामाजिक समस्या का समाधान के लिए चलाया गया संघर्ष को आंदोलन कहते हैं। अब आंदोलन संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है। आंदोलन एकाएक विस्फोट होता है, वो लगेगा बहुत बड़ा देश में परिवर्तन ला देगा, लेकिन 3 से 4 दिन में वो शांत पड़ जाता है। आंदोलन बहुत ज़्यादा लचीला होता है, आंदोलन का जो स्वरूप होता है वो बहुत लचीला होता है, और इसमें जो डिसीजन होता है वो अच्छा से नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि मजदूर यूनियन ये सब तो डिसीजन लेता है ना, इसको जो चीज़ चाहिए उसको मांग को बार बार सरकार पर टॉर्चर करता है, सरकार को बार बार कहता है कि हमको ये चाहिए, और अंततः इसको सफलता भी मिलती है। लेकिन आंदोलन का ऐसा स्वरूप नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हित समूह। हित समूह में क्या होगा, किसी विशेष के हित को बढ़ावा देने के लिए जो गतिविधियाँ चलाता है, हित समूह कहते हैं, अथवा दबाव समूह भी बोल सकते हैं इसको। 10 नंबर में है, महिला आंदोलन किस तरह का आंदोलन है। देखिए, महिला से रिलेटेड जो आंदोलन चल रहा है ये भी सब दिन आज से नहीं, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है उस समय से है कि महिला को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उनको पढ़ाओ। आज भी कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब स्लोगन आज भी भारत सरकार को देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये आंदोलन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा, आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए इस तरह का आंदोलन को क्या बोलेंगे, लंबी अवधि का आंदोलन। इसको क्या बोलेंगे, लंबी अवधि का आंदोलन। दबाव समूह, अब देखिए दबाव समूह का यहाँ एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे खाद्य विक्रेता का संघ है, शिक्षक संघ है, ये सब क्या है, दबाव समूह का एग्जाम्पल है। परिभाषा में पहले ऑप्शन में बता चुका था, यहाँ पे आपको 1-2 एग्जाम्पल दिया। जैसे शिक्षक का यूनियन जो है उस दबाव समूह के अंतर्गत आएगा। अब एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, लंबी अवधि का आंदोलन। असम गण परिषद क्या है। देखिए, असम गण परिषद एक राजनीतिक दल है। क्या है, राजनीतिक दल है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इसमें भी दबाव समूह है, दबाव समूह के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। असम का विधान परिषद, असम का विधान परिषद ये नहीं है, इसके बारे में छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा असम गण परिषद के बारे में जानते हैं कि ये आया कैसे। असम में विदेशियों के खिलाफ आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन वो इतना पॉपुलर आंदोलन हुआ कि लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और इसको देखते हुए उससे जो रिलेटेड नेता था जो इस आंदोलन को लीड कर रहा था, उन्होंने एक पार्टी बना लिया जिसका नाम था असम गण परिषद। ये आंदोलन से पैदा लिया गया पार्टी है। 12 नंबर में क्वेश्चन है, नेपाल में अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री किसे चुना गया था। नेपाल में अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री किसे, गिरिजा प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला। अब खड़ग प्रसाद ओली कौन है, खड़ग प्रसाद ओली अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है नेपाल का, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2021 के मई में, तो उसका जो है ये प्रधानमंत्री है। और शेर बहादुर को अपदस्थ किया था ज्ञानेंद्र ने, राजा ज्ञानेंद्र ने अपदस्थ कर दिया था शेर बहादुर को, इसीलिए शेर बहादुर पॉपुलर था, इसीलिए इसका नाम दिया गया। पुष्प कमल दहल, ये जो है माओवादी पार्टी का लीडर था जो कि प्रधानमंत्री बना था, ये ऑप्शन में है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, गिरिजा प्रसाद कोइराला। 13 नंबर क्वेश्चन, उन समूह को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। देखिए, सरकारी नीति को प्रभावित करने का प्रयास कौन करेगा, आंदोलनकारी समूह, लोक कल्याण समूह, कोई नहीं। ये करता है मूल रूप से दबाव समूह। दबाव समूह क्या करता है कि अपने जो भी समूह इसका होता है, जैसे टीचर का है, तो ये लोग हर वक्त सरकार पे जोर देते रहता है कि आप जो है हमारी बातों को मानिए।
तो ये लोग हर वक्त ये चाहता है कि सरकार को हम प्रभावित करें, लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बारी आती है, जब इसको ये कहा जाता है कि आप खुल के इलेक्शन लड़िए, राजनीतिक दल बनाइए, तो वहाँ ये पीछे हट जाता है। इस तरह का संगठन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करने वाला एक समूह है। क्या है? दबाव समूह। ठीक, आंदोलनकारी समूह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लोक कल्याण समूह किसको कहते हैं? लोक कल्याण समूह कहते हैं जो पूरे लोक का, जन समूह का हित को बढ़ावा देता है। दबाव समूह क्या करता है? किसी विशेष के हित के बढ़ावा देता है। यहाँ पे लोक कल्याण समूह किसको कर देता है? जन समूह को, सबके हित की बात करता है ये लोक कल्याण समूह। दबाव समूह हर वक्त जो है सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। आंसर इसका बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोलिविया देश कहाँ स्थित है? बोलिविया देश लैटिन अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? लैटिन अमेरिका में स्थित है। अब लैटिन अमेरिका को क्या क्या बोला जाता है? लातिनी अमेरिका या लातिम अमेरिका। अब हिंदी में आप यदि एनसीईआरटी बुक में पढ़ रहे थे तो उसमें लातिनी अमेरिका लिखा हुआ है। ठीक है, लातिनी अमेरिका में ये अवस्थित है। और बोलिविया का भाषा जो है स्पेनिश है, स्पेनिश भाषा है बोलिविया का। और इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये सभी महादेश हैं, लेकिन इसमें बोलिविया नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता कब प्राप्त हुई? तो बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता 2006 में प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? 2006 में। हुआ क्या था, जब बोलिविया में पानी का जब मासिक रेट बढ़ गया, उसका जो किराया बढ़ गया, 1 महीने का पानी का बिल वो हो गया 1000 रुपया। इसके कारण आंदोलन हुआ बोलिविया में। आंदोलन में क्या हुआ? सोशलिस्ट पार्टी आंदोलनकारी का साथ दिया, तो ये पॉपुलर हुआ। उसके बाद जब वहाँ चुनाव हुई तो उसमें सोशलिस्ट पार्टी जीत गया और 2006 में इसको सत्ता प्राप्त हो गई। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें और शेयर भी करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। धन्यवाद।